हेलो गाइस। मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि AWS के अंदर अवेलेबिलिटी जोन किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कितने अवेलेबिलिटी जोन है AWS के अंदर, वो सब हम आज देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो जेड अवेलेबिलिटी जोन को हम लोग शॉर्टकट में AZ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं एक डिस्क्रीट डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर जो आपके फिजिकल कंपनी में जो आप देखते हो, वैसे ही डेटा सेंटर को हम लोग क्लाउड के टर्म पे अवेलेबिलिटी जोन कहते हैं, जहाँ पे रिडंडेंट पावर वहाँ पे रहता है, नेटवर्किंग किए गए रहते हैं और कनेक्टिविटी रहती है रीजन के अंदर। ठीक है, मतलब एक डेटा सेंटर है हमारा, मान लेते हैं किसी रीजन वन में नहीं तो हम मान लेते हैं किसी ए लोकेशन में, और बी लोकेशन भी जो है हमारा एक ही सिटी में है। उन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, और क्या है, तो अवेलेबिलिटी जोन जो है ये कस्टमर को एबिलिटी देता है। क्या एबिलिटी देता है कि अपने एप्लीकेशन और डेटाबेस को ऑपरेट कर पाए, एक्सेस कर पाए, जो कि हाईली अवेलेबल हो और फॉल्ट टॉलरेंस ना हो उसमें। मीन्स कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी हल्का सा एक सेकेंड के लिए लैग ना हो। अगर वो कोई चीज़ एक्सेस कर रहा है तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो, साथ ही साथ स्केलेबल भी हो। ठीक है, देन वुड बी पॉसिबल फॉर ए सिंगल डेटा सेंटर। जो एक सिंगल डेटा सेंटर ना दे सकता है, वो हम इनको मल्टीपल डेटा सेंटर के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक सिंगल डेटा सेंटर जहाँ से हाई अवेलेबिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही क्लाउड भी जो है वो लिंक रहते हैं बहुत सारे डेटा सेंटर के साथ, लेकिन वो सर्व एक डेटा सेंटर के साथ करता है। अगर दूसरा डेटा सेंटर, वो पहला जो डाउन हो जाए तो वो दूसरे से सर्व करना शुरू कर देता है। ठीक है, all availability zone in AWS region are interconnected with high bandwidth, low latency networking over fully redundant dedicated metro fiber providing high throughput low latency networking between AZ। कहने का मतलब ये है कि जितने भी AWS रीजन के अंदर जितने भी डेटा सेंटर हैं रखे गए हैं, वो एक दूसरे से हाई बैंडविड्थ के साथ कनेक्टेड है। मतलब ट्रैफिक जो जा रहा है उसके बीच में वो 10 गीगाबाइट के हिसाब, उससे भी ज़्यादा वो जा रहा है। ठीक है, वैसा वो हाई बैंडविड्थ उन्होंने कनेक्टिविटी करके रखा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने लो लेटेंसी नेटवर्किंग करके रखी हुई है और फुल्ली रिडंडेंट है। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत प्रॉब्लम आने की बात है नहीं। और साथ ही साथ फाइबर केबल का उन्होंने यूज़ किया हुआ है वहाँ पे, जिससे उनको हाई थ्रूपुट मिले। कहने का मतलब अगर वो 1 GB का डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो विद इन ए सेकेंड वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं थ्रूपुट। मतलब कितना पर GBps, मतलब कितने पर सेकेंड में कितने बाइट्स वो ट्रांसफ़र कर पा रहा है डेटा को, वो देखते हैं। और साथ ही में लो लेटेंसी नेटवर्किंग भी उस उन्होंने करके रखा हुआ है एक डेटा सेंटर को दूसरे डेटा सेंटर से। ठीक है, तो ये एक तरह से कुछ नहीं, आप सिंपल भाषा में समझिए, एक डेटा सेंटर रखा गया है, मतलब AWS में डेटा सेंटर रखा हुआ है हर रीजन के अंदर, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वो हाई अवेलेबल और फॉल्ट टॉलरेंस और स्केलेबल के लिए हमको वो प्रोवाइड हो, मतलब हम कभी भी एक्सेस करें तो हमें कभी हमेशा एक्सेस हो, हाईली अवेलेबल हो, जब चाहे वो हमको मिल जाए। फॉल्ट टॉलरेंस उसमें है कि लैक ना हो, मतलब वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ना है डेटा अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर एक्सेस कर रहे हैं तो। और स्केलेबल हो, जब चाहे हम उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। तो अभी हम चल के देखते हैं कि AWS के अंदर कहाँ कहाँ पे डेटा सेंटर रखा गया है। AWS ने अपना डेटा सेंटर किस किस जगह पे रखा हुआ है। अगर वो रीजन है तो उस रीजन के अंदर कितने डेटा सेंटर है, ये हम लोग चलिए देखते हैं उसके AWS के साइट पे। ठीक है, तो लीजिए हम लोग आ गए AWS के साइट पे। लेकिन इससे भी पहले थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूँ
कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है थिंक लर्न इन्वेंट इंस्पायर। इस पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है AWS SAA मतलब सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूँ जो आप उसको पढ़ पाएँ और जितना जल्दी है आप अपना कैरियर को आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मंथ के आखिर तक मैं कम से कम 50 वीडियो अपलोड कर दूँ और कुछ सर्विसेज में जो है कंप्लीट कर दूँ ताकि आपको इजी हो आगे पढ़ने में। ठीक है, तो आप जाके एक बार विजिट करिए। और ये मेरा पेज भी है, वेबसाइट आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरा आपको वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा thinklearninspire.blogspot.com। आप इस पे जाके विजिट कर सकते हैं। ये मैंने कॉलेज लाइफ में बनाया था, वहाँ पे मैं एज ए प्रेसिडेंट था उस सोसाइटी का जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट करवाता था, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल पे भरोसा करता हूँ और मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा करता हूँ। और उस पर मैंने हर साल मैं इवेंट पे काम भी किया हूँ और मुझे प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो चलिए मैं उसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं जानूँगा, तो करियर की बात थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अवेलेबिलिटी जोन के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ये रीजन के बारे में कि नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है एबिलिटी जोन है। ये जो डॉटेड दिख रहे हैं ओरेगोन या फिर नॉर्थ कैलिफोर्निया, ये सब रीजन है। अब इस रीजन के अंदर होते हैं डेटा सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अब इसके अंदर आपको हर ग्लोबल एरिया में, आप रीजन में आपको अलग अलग डेटा सेंटर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कैलिफोर्निया की तो देखिए नीचे पे कितने लिखे हुए आ रहे हैं, तीन अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम ओहायो की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी 3 है डेटा सेंटर। अगर हम यहाँ पे बात करें वर्जीनिया का तो देखिए वर्जीनिया में कितने डेटा सेंटर है, 6 डेटा सेंटर है। ठीक है, और AWS का जो डिफॉल्ट पेज है वो भी नॉर्थ वर्जीनिया ही है। आप अगर AWS पे लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको जो डिफ़ॉल्ट उसका रीजन मिलेगा वो नॉर्थ वर्जीनिया ही मिलेगा। ठीक है, उसमें 6 डेटा सेंटर है। और आप देखेंगे कनाडा सेंट्रल में तो वहाँ 3 एबिलिटी जोन है। उसी तरह अगर हम एशिया के तरफ जाते हैं तो हम इंडिया में देखते हैं कि हैदराबाद में कितने, हैदराबाद में 3 डेटा सेंटर रखे गए हैं। अब इस पे जाते हैं तो देखते हैं मुंबई में भी 3 डेटा सेंटर है। ठीक है, और भी देखना है तो आप देख सकते हो 3 डेटा सेंटर यहाँ पे है। बेजिंग में भी 3 डेटा सेंटर है। यहाँ पे सिंगापुर में देखिए 3 डेटा सेंटर है। यहाँ पे देख लेते हैं टोक्यो में देखिए 4 डेटा सेंटर है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये डेटा सेंटर है कहाँ, तो ये आपको पॉसिबिलिटी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको बस एक ऐसे मिलेगा लिखा हुआ कि AP साउथ 1, ये 1 AP साउथ 1 ये हो गया रीजन। और अगर AP साउथ 1A ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो मतलब उस साउथ के अंदर, AP साउथ 1 के अंदर जो पहला है A वो पहला डेटा सेंटर है। अगर B आएगा तो दूसरा डेटा सेंटर है, सी आएगा तो तीसरा डेटा सेंटर है। ठीक है, तो इस तरह उसका नेमिंग कन्वेंशन है जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और दिखाऊंगा भी कि कहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा रीज़न के बारे में। ये मैंने बता दिया रीज़न जो ग्रे आउट में है ये आपका रीज़न अवेलेबल है और जो रेड डॉट में है ये आपका कमिंग सून में है। ठीक है, अब ये नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, एशिया पैसिफिक के अंदर टोक्यो के अंदर 4 एबिलिटी जोन है। ठीक है, और सिंगापुर में 3 एबिलिटी जोन है। यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल रहा है, कब लॉन्च हुआ था नहीं हुआ था ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे आप जाइए और विजिट करिए और देखिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं और आपको ज़्यादा कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो थ्योरेटिकल ज़्यादा बताते हैं, थ्योरेटिकल पे मैं भरोसा नहीं करता, मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल पे भरोसा करता हूँ। प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बस समझ में आनी चाहिए क्या है, बाकी आगे जाने के बाद ये सब चीज़ें कोई पूछता भी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होती है, इस नाम का भी कोई चीज़ है, बस आपको ये होना चाहिए। आप बस याद रखिए कि इसको डेटा सेंटर कहते हैं जहाँ पे AWS का सर्वर जो फिजिकल सर्वर है वो रखा गया है। ठीक है,
ज़्यादा कुछ आपको इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें। अगर आप इसको ज़्यादा डीपली लोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, पर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के तरफ से जाते हो तो आपको वो सब याद रखना पड़ेगा, कितने किसमें जोन होते हैं, तब तब जाके अगर वो वहाँ पे आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम के अगर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के पर्पज़ से बोलो तो बस आपको ये जानना है कि रीज़न क्या होता है, कहाँ कहाँ पे रीज़न होते हैं, कितने रीज़न होते हैं, एबिलिटी जोन कहाँ कहाँ पे कितने हैं, बस उस चीज़ का आपको रखना है। और एबिलिटी जोन किसे कहते हैं बस इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बातें भी बहुत हो गई है। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट है रीज़न या एबिलिटी जोन से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोकल जोन जो टर्म है, ये ऊपर आप देख रहे हैं लोकल जोन, ये क्या है, इसको ये क्यों आया, ये अभी लेटेस्ट ही आया है लोकल जोन। ठीक है, कुछ साल हुए इसको आए हुए। हम लोग अब ये देखते हैं कि लोकल जोन क्या है, अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।